हेलो नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज एक फिर नए वीडियो में उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के होने वाला जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है और आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिसमें कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लगभग 100 क्वेश्चन होने की संभावना है। इस वीडियो में हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किए हैं और अंतिम में देख के हमको बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जो भी परेशानी हो वो भी बताइए, हम उस समस्या को समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। पहला क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, जनवरी 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने की सिद्धि प्राप्त की। भारत की ओर से सबसे कम मैच में यानी 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम आप लोगों को बताना है। तो वो मोहम्मद शमी है। किसने लिया है? मोहम्मद शमी ने सबसे 100 विकेट लेने का सिद्धि प्राप्त किसको है? मोहम्मद शमी को। हम लोग बात करते हैं भारतीय क्रिकेटर के बारे में, बीसीसीआई, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल आप लोगों को बता देते हैं। बीसीसीआई के बारे में हम लोग जानते हैं तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ है। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ? 1928 में। बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। अध्यक्ष की बात करें, अभी अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अभी मुख्य कोच हैं, हेड कोच जो हैं, वो राहुल द्रविड़ बनाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कोच किनको बनाए? अभी हाल ही में बने हैं राहुल द्रविड़। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो गया वो मोहम्मद शमी, सबसे कम यानी 100 विकेट लेने का सिद्धि प्राप्त किया है मोहम्मद शमी ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्वेश्चन में है कि मलेरिया और कालाजार किससे होता है? मलेरिया और कालाजार जो ये जो बीमारी होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वहीं पर बात करें हम लोग मलेरिया के बारे में मलेरिया जो है प्रोटोजोआ कौन सा मच्छर के काटने से होता है? तो ध्यान रखेंगे मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया किस मच्छर को काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया के उपचार की जो दवाई है सिनकोना की छाल। सिनकोना की छाल से मलेरिया का उपचार किया है। सिनकोना की छाल किससे मिलता है? कुनैन से। ध्यान रखेंगे, कुनैन से, सिनकोना की छाल से जो है मलेरिया का उपचार किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। मलेरिया और कालाजार किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक के अंदर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक के अंदर। इसके अलावे आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान का कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक। स्थापना भी इसका बता दे रहे हैं, स्थापना 1974 में हुआ है। कुदेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुदेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक के अंदर 1987 में स्थापना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार के अंदर है, स्थापना 1976 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में, स्थापना 1976 में। नेक्स्ट है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, स्थापना 1996 में हुआ है। रानी सांची मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, स्थापना 1956 में। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क ये तमिलनाडु के अंदर है, स्थापना 1940 में हुआ है। गुरु घासीदास एवं इंद्रावती नेशनल पार्क, इतना जरूर याद रखिए, इंद्रावती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, स्थापना 1981 में हुआ है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में। भितरकनिका नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। स्थापना सिमलीपाल का 1980 में, भितरकनिका नेशनल पार्क की स्थापना 1988 में। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। देखते हैं क्वेश्चन 28 क्या है। पिछला क्वेश्चन, पीछे ही क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। 28 तक क्वेश्चन हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न से किसे के द्वारा शुरू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है
रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये मद्रास, मुंबई और असम के अंदर ये शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की गई थी? मुंबई में, मद्रास में और असम में। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? टॉमस मुनरो के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा? 1793 में टॉमस मुनरो के द्वारा ये शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को भी। अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं। जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाली का सफ़र। बाली का सफ़र, बाली यात्रा भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। बाली का सफ़र, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। देखिए ओडिशा के बारे में और भी क्वेश्चन आप लोगों को हम बता रहे हैं। ओडिशा के अंदर जो प्रमुख त्यौहार सब मनाया जाता है वो हम बताते हैं। ओडिशा के अंदर जो मनाया जाता है नुआखाई पर्व, नुआखाई पर्व, धानु यात्रा पर्व, ये सब कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। किस लिए महत्वपूर्ण है? इसने भारत में नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसने प्रांतीय चुनाव के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। इसने पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्ताव किया। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का लाहौर अधिवेशन में जो मांग रखा गया था पूर्ण स्वराज का, और इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के किनारे पहली बार झंडा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया है? नटराज की जो मंदिर ये चोल शासकों के द्वारा निर्मित किया गया। किनके द्वारा? चोल शासकों के। शिव का नृत्य करते हुए प्रतीक है। नटराज जो है शिव का नृत्य करते हुए प्रतीक है। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल में दौरान की गई थी? तो चोल शासनकाल में। चोल शासन के संस्थापक, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। ध्यान रखेंगे, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? देखिए तृतीय क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो सेवा क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा। इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए, देख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कच्चे सामान का उत्पादन, ये सभी किस क्षेत्र के अंदर आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो भारी उद्योग हो गया, निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के। और तृतीय क्षेत्र के जो अंदर आते हैं, तृतीय क्षेत्र को ही बोलते हैं सेवा। तृतीय क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? सेवा। इसके अंदर परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, ये सभी किसके अंदर आते हैं? तृतीय क्षेत्र में, यानी सेवा में। तो इस तरह से इसको तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका किस कारण से कुछ दिनों के बाद कांस्य और पीतल की जो मूर्तियां हैं वो काली होती? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है संक्षारण। इसका मुख्य कारण क्या है? संक्षारण। ध्यान रखेंगे, जब धातुओं का संपर्क वायु वो नमी से होती है, जब धातुओं का संपर्क किससे हो? वायु वो नमी से होता है, तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ, उसकी सतह पर क्या आ जाता है? अवांछनीय बेकार पदार्थ क्या होता है? जमा हो जाता है। जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बैठ जाते हैं।
इसे संक्षारण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संक्षारण। तो इस पर जो हरी हो जाती है वो किसका कारण है? संक्षारण के कारण। यहाँ पर देखते हैं पीतल। पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल जो है, पीतल के लिए एक हम लोग शॉर्ट नेम याद रखेंगे पिताजी। पीतल के लिए एक शॉर्ट नेम याद रखेंगे पिताजी। देखिए तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता से मिलकर बना है पीतल, ध्यान रखेंगे। कांसा, तांबा और टीन से मिलकर बना है कांसा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का समापन समारोह किया गया? 2019 का समापन समारोह ये वाराणसी में किया गया है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस ये पहली बार जो मनाया गया था 2003 में। प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2003 में। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब से किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को। 2021 में जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया ये वर्चुअल मनाया गया, डिजिटल रूप से मनाया गया और इसका जो मुख्य विषय दिया गया आत्मनिर्भर भारत। इसको ध्यान रखेंगे। 2021 का प्रवासी भारतीय का जो थीम है वो आत्मनिर्भर भारत है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वैसे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2003 में मनाया गया। 2021 में जो डिजिटल रूप से मनाया गया, इसके उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था और इसका थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं की सही समूह का चयन करें। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन करें। यह है अग्नि, इंद्र और सोम। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए। वहीं पर बात करें वैदिक काल में इंद्र का 250 बार है। इंद्र का कितनी बार? 250 बार। अग्नि का 200 बार, अग्नि का 200 बार एवं सोम का 144 बार उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखेंगे वैदिक काल में इंद्र का कितनी बार चर्चा किया गया है? 250 बार, अग्नि का 200 बार और सोम का 144 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है ताजमहल से संबंधित। ताजमहल की प्रकृति, बीबी का मकबरा कहाँ पर है? इस बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय ताजमहल, द्वितीय ताजमहल, द्वितीय ताजमहल के नाम से बीबी का मकबरा को जानते हैं। ताजमहल, ध्यान रखें द्वितीय ताजमहल ये है कहाँ? द्वितीय ताजमहल ये कहाँ पर है? ये औरंगाबाद में। द्वितीय ताजमहल कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इसको औरंगजेब के बेटे शाहजहां के पोते आजम शाह ने बनवाया है। अपने माँ दिलरास बानो बेगम की याद को मकबरा बनवाया, ध्यान रखेंगे। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं ताजमहल के बारे में। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे रखे हैं, देख लेते हैं। ताजमहल, ताजमहल का अगर बात करें इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया है, करवाया गया है। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? शाहजहां के द्वारा। ये किस शहर के अंदर है? आगरा में। आगरा किस नदी के किनारे? ये भी ध्यान रखेंगे। नदी की अगर बात करें तो यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है ताजमहल? यमुना नदी के किनारे। ताजमहल के जो वास्तुकार हैं उसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का जो डिजाइन तैयार किया है उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में। यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में। विश्व धरोहर दिवस जो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अगर हम लोग बात करें यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भारत के कितने स्थल शामिल है? भारत के कुल मिला के अभी वर्तमान समय में 40 स्थल है। कितने हैं? 40। 39वां स्थल जो है वो रामप्पा मंदिर है, ध्यान रखेंगे। रामप्पा मंदिर, ये रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर है। कहाँ पर है? तेलंगाना। 39वां स्थल। और 40वां जो है वो धौलावीरा। 40वां स्थल कौन सा है? धौलावीरा, ये गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। भारत के विश्व धरोहर की सूची में कितने स्थल शामिल है? 40। इस दोनों को 2021 के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार, जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसकी किस रूप में माना जाता है? उसकी किस रूप में माना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसको किस रूप में माना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में, ये अधिनियम जो है 2005 का है, जबकि यहाँ पर दिया है 2009, इसीलिए कथन क्या है? गलत है। यही ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। ये अधिनियम कब का है? अधिनियम 2005 का है। इसे काम के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। सही है। ये लाभार्थी को 100 दिनों का काम की गारंटी देता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ये भी सही है। तो इसमें ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब का है? 2005, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 2009, इसलिए ये कथन क्या है? सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीपैट का पूर्ण रूप क्या होता है? वीपैट, तो वीपैट का जो पूर्ण रूप होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ध्यान से रखेंगे इसको। वीपैट का जो पूर्ण रूप है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगर हम लोग वीपैट की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम में जो सितंबर 2013 में नागालैंड के अंदर जो विधानसभा इलेक्शन हो रहा था, उसी के अंदर काम किया था। कब? सितंबर 2013 में। किस राज्य के अंदर? नागालैंड के विधानसभा के चुनाव के अंदर। चुनाव आयोग ने इनको सभी मतदान केंद्रों पर लगाने का अनिवार्य कब से दिया? 2014 से। हम लोग बात करते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का अगर गठन की बात किया जाए, चुनाव आयोग की गठन का बात किया जाए तो चुनाव आयोग का जो गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग का जो गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को। चुनाव आयोग का अगर संविधान के अंदर अनुच्छेद की बात किया जाए, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 324 के अंदर है। किस अनुच्छेद के अंदर है? 324 के अंदर। चुनाव आयोग का कार्य है किसी भी राजनीतिक दलों को मान्यता देना, किसी भी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। वहीं पर अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें, भारत में अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 8। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 8। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 8। इस तरह से क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता को अधिकार की गारंटी देता है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद नंबर 25 में देता है। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 22 में, तो ये किसी भी व्यक्तियों को गिरफ्तार के विरोध का संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके विरोध का जो विरोध जो किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 22। वहीं पर बात करें अनुच्छेद 14 में, तो 14 में भारत के राज्यों क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। क्या चीज़ का? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा गया था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है, सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सैंडस्टोन ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये तलछटी पत्थर है। किसका उदाहरण है? तलछटी पत्थर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43।
टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यही कथन क्या है? गलत। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, 44। 44 में है कर्णपाली। कर्णपाली से ही संबंधित है। आसपास डैश के आसपास क्षेत्र से ध्वनि को एकत्रित करता है। आसपास से ध्वनि को एकत्रित जो करता है वो कर्णपाली, पिन्ना जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाश वर्ष निम्न में से किससे संबंधित है? दूरी से संबंधित। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? दूरी से। प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ध्यान रखेंगे। दूरी की अगर सबसे बड़ी इकाई की बात करें, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना मीटर? 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। ध्यान रखेंगे। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। टेबल टेनिस के लिए 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? श्रीनिवास राव को। द्रोणाचार्य के लिए, द्रोणाचार्य खेल के कोच को दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, खिलाड़ी के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और 2018 में टेबल टेनिस के लिए किनको दिया गया? श्रीनिवास राव को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 है न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से किया गया था। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वहीं पर बात करें भारत में मुस्लिम की जनसंख्या, भारत में मुस्लिम की जनसंख्या का बात करें, ये 2011 के जनगणना के अनुसार तो 14.2% है। भारत में मुस्लिम की जनसंख्या कितना है? 14.2%। अगर बात करें भारत में प्रथम मुस्लिम शासक, भारत में प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी था। ध्यान रखेंगे, प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है? ये पुडुचेरी है। ध्यान रखेंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक रूप से दर्जा दिया जाता है? ये पुडुचेरी है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर है, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? बोगीबिल। ये कौन सा पुल है? बोगीबिल। बोगीबिल की बात करें, इसका जो लंबाई है 4.94 किलोमीटर। कितना लंबाई ये पुल है? 4.94 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तेल और वसायुक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? ये विकृति या गंधिता, जिसको रेंसिडिटी भी कहते हैं, किसके कारण? विकृत गंधिता या रेसिडिटी के कारण जो है इनके स्वाद में बदलाव हो जाता है। इस तरह से ये कुछ 25 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे। अब हम आप लोगों को कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चर्चा में रही क्रिप्टो कार्य मुथुवरियाना किस की एक प्रजाति है? वृक्ष की एक प्रजाति है, झाड़ी है, वृक्ष की एक प्रजाति है। चर्चा में रही क्रिप्टो कार्य मुथुवरियाना किसकी एक प्रजाति है? वृक्ष की। इडुक्की बांध ये किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी। और कहाँ पर है? केरल के अंदर। ये भी ध्यान रखें। इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर, केरल राज्य में। जैव विविधता दिवस ये जो मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
22 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? किस कार्यक्रम के तहत? CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर सी, CSIR के द्वारा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब का उद्घाटन किया। विज्ञान एवं, अगर हम लोग बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसी के द्वारा CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें क्लास 6 से लेके 12 तक के बच्चे को जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत साइंस लैब में पढ़ाई कराई जाएगी। इसी में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं कि CSIR इसका फुल फॉर्म जो होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 में हो। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? 1942 में। और इसके जो हेड होते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, वही इनके हेड होते हैं। शिक्षा की बात करें, शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के पहले, 42वां संविधान संशोधन 1976 के पहले ये राज्य सूची का विषय था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में शिक्षा को डाल दिया। अगर हम लोग बात करें भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को हम बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न 21 नवंबर को मनाया जाता है। टेलीविज़न के जो जनक हैं उनका नाम J.L. बेयर्ड है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड के द्वारा। और टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोईता वंदना महोत्सव त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बोईता वंदना महोत्सव ये त्यौहार जो है किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। ध्यान रखेंगे। ओडिशा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। राज्य पर्व, ये राज्य पर्व जो है ये भी ओडिशा का ही है। राज्य पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओडिशा का। ओडिशा का राज्य पर्व किस राज्य का है? ओडिशा का प्रमुख ये पर्व है। इसमें धरती माता के लिए 3 दिन की मासिक पूजा की जाती है। ये नुआखाई भी किस राज्य का है? नया चावल जब बन के तैयार होता है तो उस समय ये नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर? ओडिशा के अंदर। ये भी ओडिशा के नया चावल, जब नया फसल से नया चावल तैयार की जाती है उस समय नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। ये धनु यात्रा पर्व भगवान श्री कृष्ण और कंस की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण और कंस की कहानी ये भी उड़ीसा में अंदर है। ब्लैक पेगोडा ये मंदिर है। ब्लैक पेगोडा कोणार्क, इसी का दूसरा नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। ध्यान रखेंगे। इसका जो निर्माण कराया गया है गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा, नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगर हम लोग बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर, तो ये भारत का पहला मंदिर है जो सौर ऊर्जा पर संचालित है। भारत का पहला मंदिर जो सौर ऊर्जा पर संचालित है वो कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर। हम लोग बात कर रहे हैं हॉर्नबिल त्यौहार, तो ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर। इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको कुछ बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? बिटकॉइन सिटी ये बनाने की घोषणा किस शहर में? हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? ये अल सल्वाडोर है।
अल सल्वाडोर। यहाँ पर बिटकॉइन लीगल करेंसी है। अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन का जनक के बारे में तो सातोशी नाकामोटा। बिटकॉइन के जनक किसे माना जाता है? सातोशी नाकामोटा। ये किस देश से संबंधित है? जापान से है। ये किस देश के हैं? जापान। बिटकॉइन को प्रतिबंध किया गया किस देश के द्वारा? चीन के द्वारा। चीन में बिटकॉइन को प्रतिबंधित कर दिया गया। और लीगल करेंसी किस देश में ये लागू किया गया? अल सल्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नवंबर 2021 को किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ध्यान रखें किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। इसको जो जीता तमिलनाडु ने जीता है। ये खेल दिल्ली के अंदर हुआ। कहाँ? फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया? दिल्ली के अंदर। तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटक के बीच, जिसमें से कि तमिलनाडु विजेता रहे और कर्नाटक उप विजेता। नेक्स्ट देखते हैं इसी में विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है मुंबई ने। विजय हजारे ट्रॉफी को किसके द्वारा जीता गया है? मुंबई के द्वारा। बेलगांव अधिवेशन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। कब? 1924 में। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया है, वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन। और जो 1924 में ये बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नवंबर 2021 को किस राज्य में अमित शाह ने रानी गौदीनलव आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है? 22 नवंबर 2021 को किस राज्य में अमित शाह ने रानी गौदीनलव आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला? ये मणिपुर के अंदर। ये कहाँ पे रखा गया है? मणिपुर के अंदर। हम लोग बात करें मणिपुर के बारे में कुछ क्वेश्चन। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क जो तैरता हुआ है। विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क जो तैरता हुआ है, जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर। लोकटक झील ये भी मणिपुर के अंदर है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर। मणिपुर लोकटक। अगर पुलिकट झील की बात करें तमिलनाडु। पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु। TLN का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, तमिलनाडु। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। थांगटा मार्शल आर्ट ये भी कहाँ का है? मणिपुर का। ये थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? मणिपुर। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ये मणिपुर के अंदर बनाया जा रहा है। मणिपुर नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाया जा रहा है? मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हाल ही में किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता? ये है जेसन मोट। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार ये 72वां संस्करण है। कम है 72वां संस्करण जो है 2021 के अंदर राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? जेसन मोट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इंडिका मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। बुद्ध चरितम के जो लेखक है अश्वघोष। अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। इस तरह से कुछ पुस्तक के हम लेखक एवं उसके नाम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला अकेला राज्य होगा? यानी उसी राज्य के अंदर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये है उत्तर प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। 5 जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर हम दिए, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो वाराणसी के अंदर है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ के अंदर है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये नोएडा के अंदर है,
श्री राम एयरपोर्ट ये अयोध्या के अंदर है। कुशीनगर ये भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के अंदर है, कुशीनगर एयरपोर्ट। इस तरह से भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कुछ हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में जानते हैं। सरदार पटेल एयरपोर्ट ये गुजरात के अंदर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट ये नागपुर के अंदर है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता, इसी का दूसरा नाम है दमदम भी, ध्यान रखेंगे, दमदम एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट ये गुवाहाटी असम में है। बीडी सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची झारखंड में है। इस तरह से ये कुछ एयरपोर्ट का नाम है जो कि अलग अलग जगह पे, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोग हमको बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हमारे वीडियो को, आप लोग हमारे चैनल को, सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम अपना जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।